श्रेया जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज की कैंटीन में उसके पिता एक नौकर थे। वह कैंटीन में स्टूडेंट्स को नाश्ता सर्व करने का काम करते थे। श्रेया ने अपने पिता को ये बात कह दी थी कि किसी भी हाल में इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपकी बेटी हूँ, वरना मैं ये कॉलेज छोड़ दूँगी। श्रेया जब अपने क्लास फेलोज़ के साथ कैंटीन में जाती तो उसके पिता उसको चाय और समोसे सर्व करते और पिता की नज़रें झुकी हुई होती थी। श्रेया ने कॉलेज में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की तो सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी फंक्शन में बुलाया गया था। यह सुनकर तो श्रेया बहुत परेशान हो गई थी। वह किसी हाल नहीं चाहती थी कि कॉलेज के टीचर्स को या उसके दोस्तों को पता चले कि उसके पिता तो कॉलेज की कैंटीन के एक नौकर हैं जिनके कपड़े भी फटे पुराने हैं। श्रेया ने अपने कॉलेज के फंक्शन में अपने पिता को आने के लिए सख्ती से मना कर दिया था। कल आप कॉलेज मत आइएगा क्योंकि मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होगी। बीमारी या शहर से बाहर जाने का कोई बहाना बना देना। पिता ने भी अपनी बेटी से वादा किया कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा पिता तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा। फंक्शन वाले दिन जब श्रेया को स्टेज पर बुलाया गया तो वह बड़ी गर्व से स्टेज पर आ रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि आनंद बाबू एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करते थे। वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि बचपन में ही उनके पिता की मौत हो गई और छोटी सी उम्र में ही वह अपनी माँ के साथ मजदूरी करने जाते थे। जैसे जैसे माँ बेटे अपना पेट पाल लेते थे, इसी वजह से वह पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह पढ़े लिखे नहीं हैं। इसीलिए वह अस्पताल की साफ़ सफाई का काम करते थे। जब आनंद बाबू बड़े हुए तो उनकी शादी हो गई। ये वो वक्त था जब उनकी ज़िंदगी में खुशियों ने कदम रखा था। अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर में सास बहू का कोई झगड़ा भी नहीं था। पर यह खुशी कुछ ही दिनों तक रही क्योंकि शादी के 2 महीने बाद ही उनकी माँ भी चल बसी। आनंद बाबू अस्पताल की सफाई के दौरान जब मरीज़ों को देखते तो उनके दिल से उन मरीज़ों के लिए दुआएं निकलती कि जल्दी से जल्दी यह ठीक होकर अपने घर चला जाए, क्योंकि उनकी माँ ने इसी अस्पताल में अपना दम तोड़ा था। इसीलिए उन्हें एहसास था कि कोई ना कोई इनका परिवार उनके घर पर इनका इंतज़ार कर रहा है। एक दिन वह ऑपरेशन थिएटर से बाहर सफाई कर रहे थे कि तभी वहाँ डॉक्टर आई और एक आदमी से कहने लगी कि मुबारक हो, आपके घर में बेटी पैदा हुई है। ये खबर सुनकर वह आदमी बहुत खुश हुआ था। कुछ दिनों तक उसकी बीवी उसी अस्पताल में रही, लेकिन बच्ची को नर्सरी में रखा गया था क्योंकि उसको सांस की परेशानी थी। आनंद बाबू जब नर्सरी की सफाई करने जाते तो उस बच्ची को बड़े ध्यान से देखते। उनको देखकर उन्हें उस पर बड़ा प्यार आता था और उसकी सेहत के लिए दुआएं करते। 3-4 दिन बाद वह बच्ची वहाँ से डिस्चार्ज कर दी गई और उसे अपनी माँ के पास भेज दिया गया। 1 हफ्ते के बाद उस औरत को भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उस समय आनंद बाबू वार्ड के बाहर सफाई कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि वही औरत और उसका पति अस्पताल से बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उनके साथ बच्ची नहीं थी। आनंद बाबू को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि वे दोनों बच्ची को साथ लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं। आनंद बाबू को उस बच्ची से काफ़ी मोहब्बत हो चुकी थी क्योंकि वह रोज़ाना 2 से 3 बार उस बच्ची को ज़रूर देखते थे। वह वार्ड के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक नर्स उस बच्ची को उठाकर बाहर ले जा रही है। आनंद बाबू ने यही समझा कि बच्ची के माँ बाप उसका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और यह नर्स उन्हीं के पास जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वह दोनों पति पत्नी अस्पताल से जा चुके थे, जबकि नर्स तेज़ कदमों के साथ बच्ची को लेकर वहाँ से निकल गई थी। फिर वह अस्पताल के गेट पर आई तो आनंद बाबू भी चुपके से उसके पीछे चलने लगे। गेट के सामने एक गाड़ी रुकी। नर्स उस गाड़ी में सवार हो गई और फिर वह गाड़ी तेज़ी से वहाँ से निकल गई। ये बात आनंद बाबू को हज़म नहीं हो रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी बाइक निकाली और उस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। वह गाड़ी का पीछा कर रहा था और यही बात सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ अपनी 7 दिन की बच्ची को छोड़कर अकेली घर चली जाए और ये नर्स बच्ची को लेकर आखिर जा कहाँ रही है। गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही थी, इसीलिए आनंद बाबू को भी बाइक तेज़ करनी पड़ी। शायद ड्राइवर ने शीशे से देख लिया था कि गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है, इसीलिए उसने गाड़ी की स्पीड पहले से भी ज़्यादा कर दी थी। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो आनंद बाबू बिल्कुल गाड़ी के पास आ गए। उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो ड्राइवर पसीने से नहा रहा था और पीछे बैठी नर्स भी पसीने से गीली थी और घबरा रही थी।
आनंद बाबू सोचने पर मजबूर हो गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये बच्ची को उसके माता पिता के पास तो हरगिज़ नहीं ले जा रहे। ट्रैफिक सिग्नल से गाड़ी आगे गई तो आनंद बाबू अब गाड़ी के साथ साथ ही चल रहे थे और फिर उस गाड़ी के सामने आ गए। ड्राइवर ने मौके का फ़ायदा उठाया और गाड़ी को वहीं छोड़कर भाग गया। आनंद बाबू ने उस ड्राइवर का पीछा नहीं किया और नर्स के पास आया और उससे पूछा कि ये बच्ची को कहाँ लेकर जा रही हो, सच सच बताओ वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। नर्स रोने लगी और कहा, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वह ऐसे ही बातें कर रही थी जैसे कोई चोरी कर रही हो या फिर बहुत बड़ा जुर्म करने जा रही हो। आनंद बाबू ने हालात को भांपते हुए उस नर्स को कहा कि मुझे सारी सच्चाई बता दो वरना भी पुलिस को बुलाऊंगा। नर्स ने रोकर कहा कि ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं आपको सब बताती हूँ। मैं खुद से कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे तो इस काम के लिए मजबूर किया गया है। मैं इस बच्ची को रानी बाई के पास ले जा रही हूँ। वह यतीम बच्चों को ख़रीदती है, उनको पाल पोस कर बड़ा करती है, फिर उसकी मर्ज़ी है कि वह बच्चियों से कोई भी काम ले। कुछ बच्चियों को वह आगे बेच देती है जबकि कुछ को अपने पास रख लेती है। वह एक तवायफ है जिसके हाथ बहुत लंबे हैं। उसने बड़े बड़े लोगों से संबंध बना रखे हैं। यह सुनकर आनंद बाबू को हैरानी का एक झटका लगा। उसने नर्स से पूछा कि क्या इन बच्चियों के माता पिता को इस बात का पता है कि उनकी बच्चियाँ कहाँ पहुँचाई जाती हैं, और वह सब जानकर भी अपनी मासूम बेटियों को अस्पताल छोड़कर क्यों चले जाते हैं। नर्स ने आनंद बाबू को कहा कि यह बात नहीं है, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। कुछ गरीब माता पिता जिनके पहले भी बच्चे होते हैं, महंगाई के इस दौर में उनके लिए ज़्यादा बच्चे पालना आसान नहीं। वे अपनी मर्ज़ी से ही अपने बच्चों को अस्पताल में छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर उन्हें ये कहते हैं कि अगर वह अपनी मर्ज़ी से कोई बच्ची यहाँ छोड़कर जाएंगे तो उसे बच्चों के आश्रम में भेज दिया जाएगा, जहाँ उसकी बहुत अच्छी परवरिश की जाएगी। माता पिता को सुहाने सपने दिखाए जाते हैं और उन्हें बाकायदा इस चीज़ के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। इसीलिए वह अपने बच्चों को अस्पताल में छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं। डॉक्टर अपने आदमियों के ज़रिए इन बच्चियों को रानी बाई के पास पहुंचा देती है। इस काम के लिए उसने कई नर्सों की मदद भी ली है। कई नर्स बेचारी मजबूरी में ये काम करती हैं क्योंकि डॉक्टर के पास उनकी वीडियो मौजूद है। वह पहले उनको अपने जाल में फंसाता है, फिर उनसे इस तरह के काम लेता है। जैसे तैसे ये सारी बातें आनंद बाबू सुनते जा रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह बेहोश हो जाएंगे। उनको अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि मेरे होते हुए भी ये काम हो रहा था और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी। पिछले 10 सालों से मैं इसी अस्पताल में था, लेकिन यह काम इतनी चालाकी और खामोशी से हो रहा था कि किसी को कानो कान खबर भी ना हुई। जबकि मैं रोज़ उस वार्ड की सफाई करता था और उस अस्पताल का हिस्सा था, लेकिन मुझे कभी इस बात का शक भी ना हो सका। अब आनंद बाबू ने ठान ली थी कि यह धंधा वह बंद करवा कर रहेंगे और गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे। आनंद बाबू ने नर्स से कहा कि अब क्या तुम अपने किए पर पछता रही हो, और क्या तुम मेरी मदद करोगी ताकि मैं गुनहगारों को पकड़वा सकूं। नर्स ने कहा, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगी, लेकिन मेरी जान को ख़तरा होगा क्योंकि ये लोग काफ़ी ख़तरनाक हैं और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं अब उनके गैंग का हिस्सा नहीं हूँ तो मुझे मारने की पूरी कोशिश करेंगे। आनंद बाबू बच्ची को अपने घर ले आए और अपनी बीवी की गोद में डाल दिया, जबकि नर्स को भी उसके घर पहुँचा दिया। लेकिन आनंद बाबू अभी आराम से नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने बहुत से लोगों को बेनकाब करना था। वह नर्स को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गए और उसके बयान रिकॉर्ड करवाया। इंस्पेक्टर ने नर्स को इस बात का यकीन दिलाया कि आपको सज़ा से बचा लिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी और जो लोग इस धंधे में हैं मैं उन सबको पकड़वाना पड़ेगा। सबसे पहले पुलिस ने अपने सिपाहियों की मदद से अस्पताल पर छापा मारा और डॉक्टर के साथ काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया। अब रानी बाई को पकड़ने की बारी थी। जब उसके घर पर छापा मारा गया तो पता चला कि वह शहर छोड़कर चली गई और सारी बच्चियों को भी साथ ले गई जो उसको बेची गई थी। रानी का नंबर ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। उसने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा था कि वह कहाँ गई। नर्स के पास रानी की एक नौकरानी का नंबर था। जब नर्स ने उस नंबर पर कांटेक्ट किया तो उसका नंबर ऑन था। पुलिस ने उसकी नौकरानी को पकड़ा और कहा, अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम भी इस बात का वादा करते हैं कि कोई तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और सरकार की तरफ से तुम्हें इनाम भी दिए जाएंगे। नौकरानी ने कहा,
मैं इनाम या पैसों के लालच में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, बस गुनाहों के दलदल से निकलना चाहती हूँ। नौकरानी की मदद से रानी का ठिकाना पता चल गया था और रानी के साथ साथ उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो हमारे इलाके में ये दिखावा करते हैं कि वह लोगों की सेवा करने का जज्बा रखते हैं। ऐसा वह दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वह शैतान थे। बहुत से लोग आनंद बाबू की वजह से बेनकाब हो चुके थे और सबसे बढ़कर वह लावारिस बच्चियां जो रानी से बरामद हुई थीं। आनंद बाबू की वजह से वह बच्चियां गुनाहों के उस दलदल में डूबने से बच गईं। आनंद बाबू को सरकार की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया गया था और हर अखबार में उनकी फ़ोटो छप गई थी। उस समय वह उस शहर के एक हीरो बन चुके थे। शहर के बड़े नामी ग्रामी लोग अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर उनसे मिलने उनके टूटे फूटे मकान पर आए थे और उनको इस अच्छे काम के लिए मुबारकबाद दी और यहाँ तक कि उन्हें अपने साथ कारोबार का ऑफ़र भी दिया था और पैसों की पेशकश भी की थी। लेकिन आनंद बाबू एक बहुत ईमानदार और खुददार इंसान थे। यह काम उन्होंने एक इंसानियत के नाते किया था, इसीलिए इसके बदले वे कुछ भी नहीं चाहते थे और उन्होंने सभी लोगों से कुछ भी लेने के लिए साफ इनकार कर दिया था। आनंद बाबू एक एहसान मानने वाले इंसान थे। उन्होंने उस नर्स को भुलाया नहीं कि जिसकी मदद के बगैर ये काम नहीं कर सकते थे। फिर उन मासूम बच्चियों को आश्रम में भेज दिया गया। उसके बाद आनंद बाबू उन पति पत्नी के पास गए थे जो अपनी मासूम बच्ची को छोड़कर चले गए थे। आनंद बाबू ने रोकर कहा था कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? एक मासूम बच्ची को जहन्नम की आग में जलने के लिए छोड़कर क्यों चले गए? वह दोनों रो रहे थे और कह रहे थे, हमने गरीबी के हाथों मजबूर होकर ये सब किया था, लेकिन हमें बताया गया था कि आपकी बेटी आश्रम में बहुत अच्छे तरीके से पलेगी। हमें नहीं पता था कि वह जालिम इंसान हमारी बेटी को एक तवायफ के हाथों बेच देगा। आनंद बाबू ने वह मासूम बच्ची उनके हवाले की और बहते हुए आंसुओं से कहा कि इसका ख्याल रखना, ये कली कभी मुरझाने ना पाए। ये कहकर वे वापस आए। वे अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह दोनों पति पत्नी आनंद बाबू के दिल का हाल जान चुके थे। बच्ची की माँ ने आनंद बाबू को आवाज़ दी और कहा कि भाई, मैं एक माँ हूँ और इस बात को समझती हूँ कि आपका दिल इस बच्ची के लिए तड़प रहा है। मैं एक माँ होने के नाते अपने भाई को ये बच्ची सौंप रही हूँ। इसका ख्याल रखना, आज से आप ही इसके वारिस हैं। आनंद बाबू ने उस बच्ची को सीने से लगाया और वापस अपने घर ले आए। आनंद बाबू ने उस बच्ची का नाम श्रेया रखा। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बच्ची को बड़े नाजों से पाला। खुद मेहनत मजदूरी करके आनंद बाबू ने श्रेया की हर इच्छा को पूरा किया। श्रेया से आनंद बाबू की मोहब्बत का ये हाल था कि आधी रात को एक बार श्रेया को हल्का सा बुखार हो गया था। सारी रात वह सो न सके। बार बार श्रेया का बुखार चेक करते और सारी रात उसके लिए दुआएं करते रहे। श्रेया भी छोटी बच्ची थी, वह इस बात को नहीं जानती थी कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन वह जैसे जैसे बड़ी हुई वह अपने आप को खुश नसीब समझती थी कि उसका इतना अच्छा पिता मिला है जो उसे इतना प्यार करता है। आनंद बाबू ने अस्पताल की जॉब छोड़ दी थी क्योंकि अस्पताल पूरी तरह बंद हो चुका था। उसके बाद कॉलेज की एक कैंटीन में नौकरी कर ली। श्रेया एक बहुत होनहार और होशियार बच्ची थी जो शुरू से ही हर क्लास में टॉप कर रही थी, लेकिन 10वीं के बाद वह जैसे ही कॉलेज में पहुंची तो उसे पता चला कि उसका पिता तो उसी कॉलेज की कैंटीन में नौकर है जो कॉलेज के बच्चों को चाय और समोसे पेश करता है। वह कॉलेज बहुत बड़ा था और महंगा भी था क्योंकि 10वीं में श्रेया ने बहुत अच्छे नंबर लिए थे और पहली पोजीशन हासिल की थी। इसीलिए ज़िले में उसके लिए इस कॉलेज में उसका फ्री में एडमिशन हुआ था और स्कॉलरशिप भी मिलता था हर महीने। यहाँ अमीर घरों की लड़कियाँ और लड़के पढ़ाई कर रहे थे। वह बड़ी बड़ी गाड़ियों में इधर आते थे और श्रेया उनको देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती थी और उसके दिल में भी इस इच्छा ने जन्म लिया कि काश वह भी बड़ी सी गाड़ी पर आती। लेकिन अब अपने पिता की वजह से बहुत परेशान थी। जब उसने अपने पिता को फटे पुराने कपड़ों में देखा कि वह कॉलेज की कैंटीन में काम कर रहा है, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कॉलेज के पहले दिन ही उसने अपने पिता से घर जाकर कहा कि पापा, आप कॉलेज की नौकरी छोड़ दो। कॉलेज में कोई भी नहीं जानता कि मैं आपकी बेटी हूँ और अगर किसी को इस बात का पता चल गया तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाऊँगी और कॉलेज में पढ़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। इसीलिए आप ये जॉब छोड़ दो। किसी से कहना भी मत कि मैं आपकी बेटी हूँ। आनंद बाबू ने श्रेया से कहा कि बेटी, यहाँ कैंटीन में नौकरी करना मेरी मजबूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं और नौकरी का बंदोबस्त हो जाए, लेकिन उस समय तक यह नौकरी नहीं छोड़ सकता और वहाँ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
मैं तुमसे वादा करता हूँ कि किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा कि तुम मेरी बेटी हो। वह अपने दोस्तों के साथ कैंटीन जाती थी। उसका पिता सर झुकाकर उसको चाय और समोसे सर्व करता और जल्दी जल्दी वापस चला जाता। वह डर से अपनी बेटी की तरफ देखता भी नहीं था कि कहीं बेटी नाराज़ ही ना हो जाए। वह किसी हाल अपनी बेटी की नाराज़गी सहन नहीं कर सकता था। एक बार उसकी पत्नी ने आनंद बाबू से कहा कि आज श्रेया जब कॉलेज से वापस आएगी तो मैं उससे बात ज़रूर करूँगी और उसे बताऊंगी कि आज वह जिस मकाम पर है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से ही है और वह आपसे इस तरह का बर्ताव करेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आनंद बाबू हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से कहने लगे, ऐसी गलती भी मत करना और ख़बरदार, अगर तूने श्रेया को कुछ बताने की कोशिश की, वह जिस तरह हर क्लास में अच्छे नंबर लाती आई है, इसी तरह मुझे उम्मीद है कि वह इस कॉलेज में भी टॉप करेगी। डॉक्टर बनना उसका सपना है और एक ना एक दिन यह सपना ज़रूर पूरा होगा। आनंद बाबू की अपनी बेटी के लिए दुआएं रंग लाईं और उसने क्लास में टॉप किया। न सिर्फ क्लास में टॉप किया बल्कि ज़िला भर में पहली पोजीशन हासिल की। पास होने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज में एक फ़ंक्शन रखा गया और सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। लेकिन इस पर श्रेया अपने पिता से कहने लगी, पापा, अच्छा यही होगा कि आप कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाएं। आनंद बाबू ने बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, फ़िक्र करने की कोई बात नहीं। मेरी वजह से तुम कभी भी शर्मिंदा नहीं होगी। ये बाप तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं देगा। फंक्शन के दिन श्रेया को स्टेज पर बुलाया गया। प्रिंसिपल के साथ शहर की बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी थी, लेकिन प्रिंसिपल के साथ वाली कुर्सी पर जब श्रेया की नज़र पड़ी तो उसकी आंखें बाहर आ गईं जब उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब के साथ उसका पिता बैठा है, वह भी ख़ास मेहमान की हैसियत से। श्रेया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इंट्रोडक्शन जब हुआ तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे आज से 20 साल पहले एक बच्ची को गोद लिया था। एक ऐसी बच्ची जिसकी वजह से उसने 70 बच्चियों की ज़िंदगी बचाई थी और वह बच्चियां आज इस फंक्शन में शामिल हैं। ये वो इंसान है जिसने अपनी जान पर खेलकर उन बच्चियों को इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दी। और फिर प्रिंसिपल साहब ने इंट्रोडक्शन में ही आनंद बाबू का सारा किस्सा बयान कर दिया जो अस्पताल में हुआ था। वह लड़कियां अब जवान हो चुकी थी। एक एक करके वह आनंद बाबू के सामने झुक रही थी और आनंद बाबू उनके सर पर हाथ रख रहे थे, जबकि शहर के बड़े बड़े इज़्ज़तदार लोग आनंद बाबू के सामने सैल्यूट कर रहे थे और ख़ुद प्रिंसिपल साहब भी उनके सामने झुक रहे थे। श्रेया बहुत रोने लगी। सब यही समझ रहे थे कि ये खुशी के आंसू है, लेकिन श्रेया इस बात पर रो रही थी कि उसका पिता तो इतना महान इंसान था, लेकिन उसने अपने पिता को पहचानने की कभी कोशिश ही ना की। हमेशा उसके मैले कपड़े देखे और उसकी हैसियत से नफ़रत करती रही। श्रेया ने इनाम पाया, लेकिन उसके दिल पर बहुत बड़ा बोझ था। वह खुलकर रोना चाहती थी, लेकिन यह जगह सही नहीं थी। वह अपने पिता से पहले घर पहुंच चुकी थी और बेचैनी से पिता का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही आनंद बाबू घर में आए तो उसके पैरों में गिर गई और चीख चीख कर रोने लगी। पापा, मुझे माफ़ कर दो। पिता ने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा, तुम मेरा गर्व हो, अब रोना बंद करो वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। श्रेया को ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला था कि इंसान को उसकी बाहरी हालत से नहीं जांचने की कभी कोशिश न करो। किसी को भी अपने से कम या गिरा हुआ ना समझो। हो सकता है जिसको तुम कमतर समझ रहे हो वह तुम्हारी हैसियत से बहुत ऊपर हो। यही इस कहानी की सीख है। तो ये थी हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी कहानियों को शेयर ज़रूर किया करें ताकि लोग इससे कुछ सीख लें। इसी के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। ऐसी ही कहानियों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।